थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त शाहबाज पुत्र महबूब को नाजायज चाकू सहित सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल संजीव, हेड कांस्टेबल अमित मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को वाल्मीकि कालूराम फौजी गेट से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त रिजवान को वाल्मीकि कालूराम फौजी गेट से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक यशपाल सोम, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार, हेड कांस्टेबल रवि कुमार मौजूद रहे। नगर निगम में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 2 दर्जन महिलाओं को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, मिशन शक्ति के तहत नगर निगम में महिला कर्मचारियों, महिला सफाई मित्रों तथा सहयोगी एनजीओ उमंग व फोर्स की वॉलेंटियर्स सहित 2 दर्जन महिला कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान समारोह की श्रृंखला में नगरायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम की महिला लिपिकों, ऑपरेटर, माली, चपरासी व चुनिंदा महिला सफाई कर्मचारियों, घर घर कूड़ा कलेक्शन में नगर निगम की सहयोगी आईटीसी मिशन सुनहरा कल, उमंग व फोर्स की महिला वॉलेंटियर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार अपर नगरायुक्त राजेश यादव व एस के तिवारी, सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम व शिवराज सिंह ने प्रदान किए। अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने पुरस्कृत महिला कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी सदैव सम्मानित होते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार से जहां व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, वहीं पुरस्कार से व्यक्ति में और अधिक जिम्मेदारी और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने बिना रॉयल्टी के खनिज का कारोबार करने वाले 3 अभियुक्तों को पंचकुला पठेड़ से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने बिना रॉयल्टी के खनिज का कारोबार करने वाले 3 अभियुक्तगण प्रदीप, अंकित और विश्वास को पंचकुला पठेड़ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित मामले में इससे पहले 4 अभियुक्त गणों को थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के पास से एक मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, 92 रॉयल्टी, 2 रजिस्टर व एक वाहन पास बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, उप निरीक्षक अतुल कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल आकाश मौजूद रहे। पुलिस लाइन में भारतीय रिजर्व बैंक की टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला की गई आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ के आदेश पत्र संख्या MZ आंकिक 4 के अनुपालन में जिला प्रशिक्षण इकाई DTU पुलिस लाइन में बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की पहचान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर की टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों को नकली नोटों की तुलना में असली नोटों की पहचान करने में, नोटों में कुछ पठनीय सुरक्षा विशेषताओं की पहचान हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के निरीक्षक एवं उप निरीक्षक गणों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
रेलवे रोड निकट अंबेडकर स्टेडियम में दूसरे दिन आयोजित हुई 26वीं अंतर जनपदीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता। आपको बता दें, रेलवे रोड निकट अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 26वीं अंतर जनपदीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता 2023 के दूसरे दिन प्रतियोगिता के विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजयश्री प्राप्त की। इस अवसर पर सीएफओ प्रताप सिंह, वीरेंद्र बहादुर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, सुदेश कुमार उप निरीक्षक, रविंद्र शर्मा उप निरीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के 2 दोषी अपराधियों को 6 वर्ष 9 माह 14 दिन के कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 10 जनवरी 2017 को थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह थाना सदर बाजार द्वारा अभियुक्तगण रविंद्र एवं विनित द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करना, जनता में भय व्याप्त करना के संबंध में थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोनों अभियुक्त गणों को संबंधित मामले में दोषी पाते हुए 6 वर्ष 9 माह 14 दिन के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस लाइन पहुंचे इंडियन आर्मी के सेवानिवृत्त कर्नल द्वारा ठगे हुए 50 लाख रुपए वापस कराने पर एसएसपी का किया गया धन्यवाद। आपको बता दें, इंडियन आर्मी के सेवानिवृत्त कर्नल बलवीर सिंह से कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा ठगे गए 50 लाख रुपए सेवानिवृत्त कर्नल बलवीर सिंह को वापस कराए गए, जिसको लेकर कर्नल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भेंट कर धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रशंसा पत्र दिया गया। अच्छा, मेरा नाम कर्नल बलबीर सिंह है। 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के बाद में एक गैंग है महेश त्यागी और बुद्धा दल उसका नाम था। उन्होंने मेरे से 50 लाख लैंड डील में आरटीजीएस करवाए थे। वो फेक गैंग था, नंबर 1। नंबर 2, एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा जी, इनके पास में आया, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गया और उनके मेहनत, कंप्लीट पुलिस टीम की मेहनत की वजह से मेरा पैसा 14 मंथ्स के बाद में मेरे अकाउंट में वापस आ गया। आ रहे हैं और कैसे बचें लोग इनसे? जी, कई लोगों के साथ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि कुछ और ज़मीन दिखाए, पेपर कुछ और दिखाए और कहीं और की ज़मीन बेच दी, या फिर लालच देकर कैश ले लिया गया और ज़मीन नहीं दी गई, बाद में फरार हो गए। तो इस प्रकार के जितने भी लोग आते हैं उनकी जांच हम राजपत्रित अधिकारी के द्वारा करवाते हैं और यदि उसमें प्रकरण सही पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। मेरा सभी से अपील है कि जो भी ऐसे प्रकरण हैं भूमि संबंधित, उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतें और पहले ज़मीन खरीदने से पहले तहसील में जाके उसे सत्यापित कर लें और जहां ज़मीन है वहां के आसपास के निवासियों से भी बात करके उसकी तस्दीक करें कि वो ज़मीन किसकी है और किसके पेपर हैं। वो सभी जानकारी करने के बाद ही और पेमेंट जो करें वो सदैव उसको बैंक खाते के द्वारा करें, ताकि कोई आपके पास एविडेंस रहे कि आपने पेमेंट किया है, और लिखा पढ़ी अवश्य करें इन चीज़ों की। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 31 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी प्रवीण कुमार थाना नानौता द्वारा अभियुक्त भूरा उर्फ तनवीर द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करना, जनता में भय व्याप्त करने को लेकर गैंगस्टर एक्ट में थाना नानौता में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को संबंधित मामले में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर अनियंत्रित पिकअप पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, कस्बा गागलहेड़ी के भगवानपुर रोड पर अनियंत्रित पिकअप पलट गया। केले से भरा पिकअप पलटने के चलते पिकअप चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे
राहगीरों ने इलाज हेतु निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ कोई व्यक्ति आसपास नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं पिकअप चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए MOU की प्रगति एवं जिला उद्योग बंधु की समिति की हुई बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान निवेशकों द्वारा हस्ताक्षरित MOU के प्रगति एवं जिला उद्योग बंधु समिति की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में हुए MOU की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग जिनके स्तर से कार्य लंबित है वह यथाशीघ्र कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कार्य के लंबित होने का मतलब है कि कार्यों पर लापरवाही की जा रही है और यह लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरतने एवं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने उपायुक्त उद्योग को विभागों से मिली सूचना को निरंतर पोर्टल पर अपडेट करवाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने विभागों एवं उद्यमियों से वार्ता कर समन्वय बनाने के लिए कहा। जो MOU मुख्यालय स्तर से लंबित हैं उनके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजने को कहा। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। संस्थागत प्रसव कम होने पर DM ने लगाई फटकार। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण, परिवार कल्याण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सालयों में प्रसव की संख्या कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक अपने दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करते हुए अगले माह संस्थागत प्रसवों में बढ़ोतरी लाना सुनिश्चित करें। जिन कारणों से संस्थागत प्रसवों में कमी आ रही है उनकी जांच कर संबंधित की जवाबदेही तय करें। उन्होंने नियमित टीकाकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्राइवेट चिकित्सालयों में हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण नहीं होता है उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण संबंधी नियमित रिपोर्ट ली जाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही साफ सफाई व 100% विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवार कल्याण के अंतर्गत जन सामान्य को जागरूक करते हुए प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आशाओं के मानदेय का भुगतान समय से किया जाए। आशाओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की डोर टू डोर विजिट बढ़ाई जाए ताकि नियमित टीकाकरण का लक्ष्य 100% पूर्ण हो सके। समय से शगुन किट एवं आशा द्वारा भरे जाने वाले सी बैक फॉर्म को पूर्ण किया जाए। युवक को गोली लगा शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़गांव के नहर के पुल पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर जनपद के थाना बड़गांव क्षेत्र अंतर्गत नहर के पुल पर एक युवक को गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान अजय निवासी दलहेड़ी के रूप में हुई है, जिसको लेकर SSP ने संबंधित जानकारी दी। बड़गांव में युवक की गोली मारकर हत्या की गई, क्या पूरा मामला? आज सुबह थाना बड़गांव पर सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक युवक का शव पड़ा है पुल पे, जिस पर की गोली लगने का निशान है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर युवक की शिनाख्त बड़गांव थाना क्षेत्र निवासी ही की गई है और जानकारी हुई कि युवक अपने कुछ परिचितों के साथ कल शाम निकला था, जिसके बाद ये सूचना प्राप्त हुई है। इसमें कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं जिन पर पुलिस कार्य कर रही है अभी, और सर्विलेंस और CCTV की मदद से इस केस का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल कुछ संदिग्ध हैं जिनको पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ शाखा सहारनपुर के द्वारा आयोजित त्रिवार्षिक 16वां चुनावी अधिवेशन के समापन पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी गई। सहारनपुर के रोटरी क्लब में आयोजित उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ शाखा सहारनपुर के त्रिवार्षिक 16वां चुनावी अधिवेशन के दूसरे दिन अधिवेशन के समापन पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं देकर सभी से शिक्षक संघ की विचारधाराओं पर चलकर संघ का और गतिशीलता प्रदान करने पर बल दिया गया। त्रिवार्षिक 16वां चुनावी अधिवेशन में इसम सिंह को निर्विरोध चुना गया। जी, मेरा नाम इसम सिंह और अभी हाल ही में नवनियुक्त निर्वाचित जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ नियुक्त हुआ हूँ निर्विरोध हुए हैं जी। तो क्या किसी ने आपके उसमें कोई पर्चा वर्चा दाखिल नहीं, किया किसी था? ने नहीं भरा किसी ने नहीं 12 के 12 विकास क्षेत्रों के हमारे आदरणीय अध्यक्ष और मंत्री और कोषाध्यक्ष सबने जो है एक मत से जो है मेरा प्रस्ताव रखा और सभी ने उसका अनुमोदन भी किया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले गत वर्षों से आप ही लगातार बनते आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो लगातार आप ही बनते आ रहे हैं? एक तो मैंने सीखा है कि ईमानदारी और मेहनत और अपने कार्य पर फोकस। मैंने किसी से कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है मेरा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का 22 वर्ष से मैं लगातार सदस्य हूँ और 15 साल से महामंत्री हूँ। कभी शिक्षकों से कोई इस तरह की जो नाजायज मांग है वो शासन में उठाकर हमारे आदरणीय योगेश त्यागी जी बोल रहे हैं, उनसे मैं मनवाता रहता हूँ और निष्पक्ष भाव से मैं सभी का कार्य कराता रहता हूँ। तो आज के जो मुख्य अतिथि रहे वो कौन रहे और किनके द्वारा जो है आपको प्रशस्ति पत्र दिया? ये हमारे आदरणीय योगेश त्यागी जी राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनके द्वारा ही घोषित किया गया। और नियुक्ति पत्र जो है हमारे पर्यवेक्षक हमारे पर्यवेक्षक मुजफ्फरनगर से आदरणीय श्री संजीव बालियान जी, वो और मुख्य पर्यवेक्षक श्री योगेश राठी जी, वो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और तीसरे श्री खलील अहमद जी जो महामंत्री है शामली। तो आज कौन कौन लोग यहाँ मौजूद रहे? आज हमारे सभी विकास क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय पूर्व कार्यकारिणी के सभी सदस्य और शिक्षक और शिक्षिकाएँ। लगभग कितने लोगों ने वोटिंग की आज लगभग 125 लोगों ने वोटिंग की है। जिसमें आप जो है प्रत्याशी? नहीं, मेरा तो निर्वाचित हो गया था। मैं आज महामंत्री पद का जो है निर्वाचन हुआ, उसमें जो है अभी घोषणा की जाएगी कि कितने वोट किस किस प्रत्याशी को मिले। तो आप जो शिक्षक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पर भरोसा रखें और एकजुटता का परिचय दें, जिससे मैं कार्य सफलतापूर्वक कर सकूँ। दिल्ली रोड स्थित सभागार में जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी ने अपने ऊपर लगे खनन को लेकर आरोपों को बताया निराधार। आपको बता दें, सहारनपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ लोगों ने पहुंचकर जनपद में निजी पट्टों से जमकर अवैध खनन होने की शिकायत करते हुए जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी सहित कई लोगों को खनन माफिया बताया था और इनसे अपनी जान का खतरा भी बताया था। जिन आरोपों को जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी ने निराधार बताते हुए कहा है कि जो आदमी यह आरोप लगा रहा है वह खुद एक हत्या कर चुका है। साथ ही साथ उक्त व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाए तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम रामू चौधरी है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज जो प्रकरण हुआ है, अभी एक सुरेंद्र जी हैं, उन्हें एक आरोप लगाया है कि भाई मेन इसमें रामू है या रामू का जो वो है, तो उस चीज़ की मैं तो चाहता हूँ भाई उसकी चीज़ की गहनता से जांच हो। और ये जो ये जो अपना सुरेंद्र जी हैं, ये सारा ही ना फंडिंग जो कर रहा है वो संजय करणवाल कर रहा, क्योंकि उसका एक सरकारी पट्टा है और भानु करणवाल उसका लड़का है जिसके स्टार माइंस के नाम वो छुटा हुआ है। वो चाहता है कि अपनी मनमर्जी के अनुसार वो बाजार में माल बेचे और निजी भूमि के पट्टे बन रहे हैं। उसमें उसने एक बात और कही है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी हैसियत नहीं है, बहुत मेरी हिम्मत नहीं है। जब उसकी हिम्मत नहीं है तो एनजीटी में या हाई कोर्ट में वो कैसे वकील करता है? ऐसे पैसे कहाँ से आते हैं? तो फंडिंग तो उसे सीधी सी बात है, मोनोपोली जो हरियाणा के खनन माफिया है, ठेकेदार हैं संजय करणवाल, उनकी तरफ से फंडिंग हो रही कि यूपी का खनन बंद हो, इसलिए वो हम लोगों पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा। मेरे खिलाफ वो ज़्यादा इसलिए कर रहा है कि मैंने अभी 10 दिन पहले एक शिकायत करी थी हरियाणा के खनन माफियाओं के खिलाफ, जिसमें मेरी शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है। एसडीएम साहब ने वहाँ से मौके से एक मशीन भी बरामद की है और ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। तो वो बौखलाए हुए हैं कि भैया क्या हो गया, इधर जो राजस्व का नुकसान हो रहा, तो इसलिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। और वो एक बात और कह रहा है कि मुझे जान का खतरा है। भाई उससे जान का खतरा हमारे से कैसे हो सकता है?
वो तो खुद एक क्रिमिनल है, उसने तो हरियाणा में वैसे ही मर्डर किया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए। और राजस्व का जो नुकसान की वो बात कर रहा है, राजस्व का असली नुकसान तो निजी भूमि के पट्टे बंद होने से होगा। जो 350 करोड़ का राजस्व का 1 साल 1.5 साल में पिछले में मिला है सरकार को, अभी भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिल सकता है। और माननीय योगी के दरबार में हम भी जाएंगे और हम भी तथ्यों के हिसाब से अपनी हर चीज की वहाँ बात रखेंगे कि माननीय योगी जी जो ये किसान है, इन किसानों की वजह से, इन लोगों की जमीन की वजह से सरकार को अभी भी हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है और ये लोगों की जमीन चालू हो सकती है दोबारा। इतना खनन लोगों की जमा है खेतों में। ये मुकदमे का क्या मामला है? फर्जी मुकदमा इस पर? फर्जी मुकदमे का मामला ये है कि जिसमें वो हमने घसीट रहे, फर्जी मुकदमे का मामला उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये है कि इनके चाचा का एक लड़का है, इनका पारिवारिक मामला है एक जमीन को लेकर। एक जमीन को पारिवारिक मामला, उन ये बाहुबल है, डंडे में तकड़े हैं, राजनीतिक वो है, हर चीज तो उन्होंने बदतमीजी करी, उनकी लेडीज के साथ भी बदतमीजी करी, उनके परिवार में भी बहुत बदतमीजी करी है। उनका पारिवारिक मामला है। उस पारिवारिक मामले में हमें घसीट रहे कि हमने दबाव बनाया दिया है, हमने मुकदमा, हम क्यों कराऊंगे किसी पे मुकदमा? आपके ऊपर पहले से भी लगातार दहेज में अवैध खनन करने के मामले आते हैं, आरोप लगता है। भाई मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मैं तो 2014 से जब अवैध खनन की शुरुआत करी थी, मैंने तो खुद अवैध खनन की, मेरे पास तथ्य हैं। जंतर मंतर तक मैंने धरना दिया है। जब कोई उसके खनन माफिया के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, तब मैंने जाके आवाज उठाई थी। जंतर मंतर का धरना दिया, पीएमओ हाउस पे मुझे बुलाया गया, अमित शाह से मैं मिला, सबसे मैं मिला गया। मेरे को तो सब चीज के तथ्य हैं। मैं तो आज भी आवाज उठाता हूँ अवैध खनन के खिलाफ, आज भी एप्लीकेशन देता हूँ। एनजीटी में कई बार आपको पेनल्टी लगाई है, आपने भरी भी है। मेरे खिलाफ तो वो अब जो पहले ठेकेदार थे, एनजीटी ने मेरे खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं लगाई। जहां मैंने पेनल्टी लगाई उसका चलो, जो ठेकेदार, पहला ठेकेदार की मोनोपोली आई थी, जो अब के ठेकेदार बनाना चाह रहा कि जो भी शिकायत करता था उस पर झूठे मुकदमे लिखवाता था। मेरे पे खुद 4 मुकदमे लिखवा रखे अपने मुंशों के नाम से उसने। मेरे पास सारे तथ्य हैं। इसमें एक सेकंड और एक बात रह गई है। इसमें मैं माननीय योगी जी से और डीएम साहब से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इनकी गहनता से जांच करी जा, इन्हें कहाँ से फंडिंग हो रही है, इनकी कॉल डिटेल चेक करी जा, इनसे ये पता किया जा कि ये राजस्व को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे। अवैध खनन जो करेगा वो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं हूँ, कोई अदर हो, कोई भी हो। पर ये भी तो नहीं होना चाहिए कि हमारे लाखों लोगों का रोजगार जो है वो छीनना चाहिए। और हमारी सरकार को जो 1000 करोड़ का राजस्व यहाँ से मिलने वाला है वो भी तो मिलना चाहिए। इन लोगों की गहनता से जांच करो और हमारी भी जांच करो। मैं जांच में बिल्कुल सहयोग करूंगा, सरकार का, डीएम साहब का, सबका सहयोग करके। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अवैध खनन होता है? अवैध खनन सिर्फ हरियाणा के लोग यूपी की सीमा में घुस के अवैध खनन कर रहे हैं। अभी मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी 20 दिन क्यों लोग अवैध खनन करेंगे? अभी पिछले जो पट्टे हुए थे, किसी पट्टा धारक को, किसी को 20 दिन का, किसी को 25 दिन का टाइम मिला, वो लोग अपना ही माल नहीं उठा पाए, तो वे क्यों अवैध खनन करेंगे? क्या जरूरत उन्हें अवैध खनन की? इसमें मेन जो है संजय करणवाल की जांच होनी चाहिए। वो जो मोनोपोली यहाँ बनाना चाह रहा है वो मोनोपोली बिल्कुल नहीं बनने की, उसमें हम विरोध करेंगे। और वो जो लोग कह रहे कि भाई वो ननियारी गांव के, उसके ननियारी गांव से ही 1000 आदमी, हर गांव से जो 2-2 हजार आदमी, 1000 के आदमी को, लोगों के गांव हैं, सब निकल कर सड़कों पर आने को तैयार हैं। अवैध खनन तो पता लग जाएगा। 1-2 लोग के कहने से क्या होगा जब लाखों लोग कहेंगे अवैध हो रहा है, अवैध हो रहा है।